हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10, जिसका नाम है क्या, टॉर्क ऑन ए कॉइल और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये इन दो चीज़ों की स्टडी आज के लेक्चर में हमें करनी है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी करंट में, जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस वायर पे एक फोर्स लगता है, जिसे फोर्स बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स ऑन ए करंट। उसकी वैल्यू कितनी होती थी? उसकी वैल्यू होती थी IBL साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता था? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था थीटा। अच्छा, अब बात आती है किसकी? अच्छा, और देखो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने उसके बाद पढ़ा था कि जब कोई दो पैरेलल वायर के बीच करंट कैरी होती है, जब कोई दो पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे होते हैं, अगर उनके बीच सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, अगर उनमें दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो दोनों रिपल करेंगे। किसके कारण? क्योंकि उन दोनों के बीच एक फोर्स है। वो फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल टू μ0/4π2I1I2/r। तो ये सब चीज़ें हमने प्रूफ की थी, पर यूनिट लेंथ के लिए था फोर्स ये। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रूफ की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब किसी कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है ना। पहले वायर की बात चल रही थी। वायर को जब हमने वायर पे जब हमने करंट फ्लो करा दी थी तो उस पर एक फोर्स लगता है। तुमने देखा होगा एक्सपेरिमेंट में भी क्या होगा, और 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट फ्लो होने वाले वायर को दो मैग्नेटिक के बीच में रख दे, दो नॉर्थ और साउथ पोल वाली मैग्नेट के बीच में रख दे, वायर एकदम चल के भागता था, एकदम वायर चल के भागता है। या फिर वायर को टांग दे तो वायर ऐसे ऑक्सीलेट करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है IBL साइन थीटा, और जिसका मैग्नीट्यूड है IBL साइन थीटा, जिसका नाम है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स लगता था। अब उस वायर को किसके शेप में मोड़ दो? कॉइल की शेप में मोड़ दो। मान लो उस वायर की हमने कॉइल बना दी। कॉइल बना के जैसे उसमें रखेंगे तो फोर्स अब भी लगेगा, लेकिन फोर्स किस में कन्वर्ट होगा? टॉर्क में। वो फोर्स क्या डोमिनेट करेगा? टॉर्क। क्योंकि उस कॉइल को एक एक्सिस मिल जाएगा घूमने के लिए। और तुम्हें पता है कोई चीज़ कब घूमती है? जब उस पर एक टॉर्क लगता है। 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा ये सब, है ना। कोई चीज़ कब घूमती है? जब उस पर टॉर्क लगता है। दो मोशन होते हैं, एक तो एंगुलर मोशन और एक लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कब होता है? जब उस पर एक फोर्स लगाते हैं लीनियरली। और एंगुलर कब होता है? जब उस पर एंगुलर फोर्स वो टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क लगाने पर डिस्प्लेसमेंट तब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या? टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग लगा लो, क्या लगाते हैं? टॉर्क ऑन ए कॉइल, टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी कॉइल पे लगने वाला टॉर्क बताना है हमें। चलो भाई, तो तुम्हें पता है क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए, मतलब मैग्नेट्स होनी चाहिए, परमानेंट मैग्नेट्स होनी चाहिए, कॉइल होनी चाहिए, और उस कॉइल में करंट फ्लो होनी चाहिए, तभी तो लगेगा टॉर्क। तो चलो भाई बना लो, सेटअप बनाते हैं, है ना। हम बनाते हैं एक सेटअप। सेटअप ऐसा है कुछ, ये ऐसे, ये गया, ये यहाँ, ये नॉर्थ पोल हुआ, और ये क्या हुआ? साउथ पोल। ठीक, इसमें हमने कॉइल रख दी बीच में। तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा DC मोटर में ऐसा कुछ एक कॉइल रखते थे, बस वहाँ टॉर्क का जिक्र नहीं था, है ना। वहाँ वर्किंग पढ़ते थे हम उसकी। चलो, ये गया I करंट यहाँ से, ये गया करंट यहाँ I, और यहाँ करंट I, और यहाँ करंट I जाएगी कब? A B C D। तो ये हुई भाई करंट हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी? नॉर्थ टू साउथ। सब जानते हैं कहाँ को होते हैं? नॉर्थ टू साउथ। तो ये गई भाई नॉर्थ, नॉर्थ तो ये है, ये ऐसे जा रहा, पैरेलल लाइन है सारी। अच्छा, तो अब हमें फोर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन किसके हेल्प से कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कितना बढ़िया टूल था ना ये, कितना बढ़िया रूल दिया था ना फ्लेमिंग साहब ने, कि मान लो कोई वायर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, अब इस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी वो भी तो पता लगाना इंपॉर्टेंट है ना। मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड में वायर टांग दिया, मतलब अपनी कोई टांग दी कोई सी, उस कॉइल को मैं घुमाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब घूमेगा? जो उस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और टॉर्क लगेगा। अब हमें पता है ना कि क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, हमें पता है ना कि कैसे कॉइल को रखेंगे इस पे क्लॉकवाइज फोर्स लगे। अगर हमें यही नहीं पता होता कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है
तो हम घुमाना चाहते थे क्लॉकवाइज और घूम जाया करते एंटी क्लॉकवाइज, है ना, या घुमाना चाहते थे एंटी क्लॉकवाइज तो घूम जाया करते एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बड़ी दिक्कतें आती थी। तो फ्लेमिंग्स सामने इस दिक्कत को समझ के अपने एक रूल दिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया है, अब भी देख लो। उन्होंने कहा था कि अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करो कि जो थंब है वो किसे डिनोट करे, फोर्स को, और ये कैसे डिनोट करे, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये कैसे डिनोट करे, करंट को। ठीक है, तो ये क्या, फादर, ये मदर, और ये चाइल्ड, मम्मी पापा बेटा, है ना। तो ये फादर मदर चाइल्ड, पापा मम्मी बेटा, पापा मम्मी बेटा, है ना। तो ये है, तो ये फोर्स, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। अच्छा, अब हमें इस साइड ए बी पे फोर्स निकालना है, मान लो हमें साइड ए बी पे फोर्स निकालना है। अच्छा, तुम बताओ कि जब हमने कॉइल को रखा है इसमें, तो कॉइल हल्की सी टिल्ट तो होगी ना, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, टिल्ट होगी हल्की सी। इस पोजीशन अगर मैं कॉइल को इस पोजीशन में रखूंगा, किस पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन, अगर मैं कॉइल को इस पोजीशन पे रखूंगा, इस वाली पोजीशन पे, तो क्या पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, कोई ना तो टॉर्क है ना फोर्स है, सही, जब तो ऐसे है ही, अदरवाइज घूम जाती ना। तो इसका क्या करो, ये हल्की से, तुम्हें पता है फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण टिल्ट होगी, तो मान लो थोड़ी देर बाद ये टिल्ट होकर कुछ ऐसी हो गई, थोड़ी देर बाद ये टिल्ट होकर कुछ ऐसी हो गई, मैग्नेटिक फोर्स तो लगी रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड तो लगी रहा वहाँ, ये इस तरह से कुछ टिल्ट हो गई भाई टॉर्क, ये कॉइल हमारी, ये कॉइल कुछ ऐसा कर कमाल तेरा, देखो ये करंट गई आई, और ये आई, ये गई, और ये आई, और ये गई, ए बी सी डी, तो कैसे हुई है कॉइल। अच्छा, ये किसके अबाउट घूमेगी, अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। ये सेंट्रल एक्सिस ही तो है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लो ये कॉइल रखी है, अब देखो इस साइड पे भी फोर्स लगेगा, इस साइड पे भी, देखो दोनों साइडों पे फोर्स लगने वाला है, इस साइड पे भी फोर्स लगेगा, इस साइड पे भी फोर्स लगेगा, तो कॉइल ऐसे घूमेगी, रोटेट होगी। मान लो अगर किसी ए के साइड पे फोर्स लगता है यहाँ, तो कॉइल कैसे घूमती, ऐसे घूमती, है ना। तो इसका एक्सिस कौन सा हो जाता, ये उंगली मेरा, है ना। लेकिन अब जब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा तो कॉइल किसके अबाउट घूमेगी, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमेगी। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रही है कॉइल, चलो कोई नहीं, ये घूमी, तो आपने इसकी कौन सी पोजीशन देख ली, आफ्टर टी टाइम, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन देखी इस वाली कॉइल की, तो वो ऐसे ही हो गई थी। अच्छा साहब, अब इस कॉइल की लेंथ कितनी है, इस कॉइल की लेंथ मानी हमने L, और इसकी ब्रेथ कितनी मान ली हमने, B मान ली। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स देखते हैं कहाँ कहाँ को कैसे कैसे लग रहे हैं इस पे। फोर्स कैसे लगा, देखो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और फोर्स वो करंट ऊपर को जा रही है, ये करंट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी। तो कैसे लगेगा फोर्स, देखो लेफ्ट हैंड को लो, फिंगर्स को रखो, ये वाली मैग्नेटिक करंट को दिखाती है तो करंट की डायरेक्शन में रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, और ये फोर्स, तो देखो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स अंदर की तरफ को कैसे लगेगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड, मतलब करंट ऊपर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और क्या लगेगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड, मतलब इस कॉइल पे फोर्स कैसे लगेगा, कुछ इस तरह, है ना, ऐसे लगेगा, मतलब अंदर, या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश करो अगर मैं, तो ऐसे लग जाएगा ये फोर्स F कितना, ए बी पे लग रहा, ठीक है। अच्छा, इस कॉइल पे फोर्स कितना लगेगा, अच्छा जब ये कॉइल सीधी थी बिल्कुल ऐसे, जब ये वाली कॉइल इस तरह से थी तो फोर्स 0 था, क्यों, क्योंकि देखो B मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ दोनों पैरेलल है, तो वो जो एंगल होता था IBL साइन थीटा में, साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल होता था, मैग्नेटिक फील्ड के और लेंथ के। यहाँ देखो दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये लेंथ ही तो होगा इसकी B, ब्रेथ लेंथ की तरह बिहेव कर रही है ना इस तरह, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं, इस पर कोई फोर्स नहीं, बट एक्चुअल में इस पर फोर्स कब लगेगा, जब ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि फिर ये पैरेलल थोड़ी रह जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड तो सीधी चल रही है, अब कॉइल थोड़ी सी देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल ये रखी है ना, अब कॉइल ये हो गई टिल्ट, तो देखो ये बिला ना गैप, ये एंगल है, ये जो गैप आया ये क्या है, एंगल, और वैसे ऐसे रखी थी, अब कोई गैप है क्या, अब तो एंगल है ही नहीं, 0 एंगल है, तो ये बात होती है। तो भाई इस पे कितना फोर्स लगेगा, चलो लगा लो भाई, इस पे कैसे फोर्स लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा, अब देखो अब तो परपेंडिकुलर नहीं रख सकते ना अपनी फिंगर्स को, क्यों, क्योंकि ये हल्के से टिल्ट हो गया, बिल्कुल पीछे को टिल्ट थोड़ी ना हो गई, पीछे को टिल्ट हो जाती तो फोर्स ऐसे लगता, तो ऐसे लगा लो, हल्का सा फोर्स ऐसे लगेगा, कुछ फोर्स लगा ऐसे, कौन सा, FBC, कितना एंगल टर्न हो गई कॉइल, ये थीटा एंगल टर्न हो गई मान लो। चलो भाई, अब ऐसे ही यहाँ पे फोर्स लग जाएगा ऐसे, है ना, तो इस पे ऐसा फोर्स लगेगा ये FAD, ठीक है, ये कितना एंगल टर्न हो गई थी, थीटा एंगल। चलो भाई, तो ये बातें हमें पता लगी। तो वैसे भी अब तुम देखो, कॉमन सेंस की बात है, ये कॉइल, ये वाला फोर्स तो BC पे फोर्स बीच में लगेगा,
डी ए पे फोर्स भी बीच में लगेगा, तो क्या ये दोनों फोर्स डोमिनेट करेंगे टॉर्क को? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मान लो देखो एक कॉइल रखी है, अब एक फोर्स यहाँ लगेगा और एक फोर्स यहाँ लगेगा, तब तो कॉइल घूमेगी, ये पता है। एक फोर्स ये लग रहा है इस किनारे पे ये वाला, इस वाले किनारे पे ये लग रहा है फोर्स, और इस वाले किनारे पे ये लग रहा है फोर्स, तब तक घूमेगी। लेकिन अगर मैं फोर्स यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, क्या घुमा पाऊंगा इसे मैं? ये तो घूमेगी भी नहीं। देखो क्योंकि सेंट्रल एक्सिस पे ही फोर्स लग रहा है ना, और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगी ये, तो पर डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच? फोर्स और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस 0। जब डिस्टेंस 0 है तो टॉर्क को तो डोमिनेट करेगी नहीं ना ये कभी भी। तो इन दोनों फोर्स का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है फिलहाल टॉर्क निकालते समय। एफ बी सी और एफ ए डी का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। किसका सिग्निफिकेंट है? बी ए और डी सी का। तो हम क्या करते हैं देखो जरा, है ना, तो क्या निकालते हैं? फोर्स ऑन साइड ए बी, ए बी पे फोर्स निकाल लो भाई, एफ ए बी हो जाएगा कितना? कितना होता है? आई बी एल साइन थीटा। एन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल का, हमने ये मान लिया। क्या एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल। एन नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल बना ली, ठीक है। आई बी एल साइन थीटा, बी एल मतलब एल लेंथ ये वाली, ए बी है ना, ठीक है। अब ऐसे ही क्या? फोर्स ऑन साइड डी सी, डी सी साइड पे फोर्स हो जाएगा एफ डी सी, कितना हो जाएगा? तो भी ये भी यही होगा, एन आई बी एल साइन थीटा। बस अंतर क्या है? ये अंदर है और ये बाहर को है, ये अंदर को, और यहाँ कहाँ को लगेगा? फोर्स बाहर को। देख लो चाहे ये डीसी साइड की अगर मैं बात करूँ तो फोर्स निकालने की कोशिश करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, तो देखो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहाँ को आएगा? आगे को, है ना। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड, और फोर्स कहाँ को आएगा? आगे की तरफ को। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटसाइड ये लग रहा फोर्स, मतलब कुछ इस तरह एफ सी डी। चलो भाई, तो ये दोनों हो चुके। एफ ए डी और एफ बी सी का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए हम लिख भी नहीं रहे इसे। चलो भाई, अब हमें टॉर्क निकालना है। तो जरा एक बात देखो, ये कौन सा कॉइल का कौन सी पोजीशन है? ये कॉइल की कौन सी पोजीशन? जब कॉइल टिल्ट हुई थोड़ी सी, है ना, जब कॉइल रोटेट हो गई थी। अच्छा, मान लो कॉइल रखी है मेरे पास, ये दिख रही है इस टाइम स्टेशनरी है, बिल्कुल सीधी फ्रंट साइड देख रहे हो तुम, ये ऐसे हल्के से टिल्ट हो गई, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो देखो ये फोर्स मान लो यहाँ से ऐसे लग रहा था, ये फोर्स ऐसे लग रहा है फिलहाल स्टार्टिंग में, देखो, है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली बी, तो ये हाफ सेंट्रल एक्सिस के आउट घूमेगी ना, तो b/2 हो जाएगी। मान लो टोटल b है और फोर्स ये लग रहा, तो b/2 हो गई। लेकिन अगर कोयल ऐसे टिल्ट हो, तो कोयल ऐसे टिल्ट हो, फोर्स ऐसे लगेगा इस पर, कोयल ऐसे टिल्ट हो, फोर्स ऐसे लगेगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालनी पड़ेगी? हमें इसका टॉप व्यू देखना पड़ेगा। टॉप व्यू रहा, देखो उसको टॉप व्यू ऐसे, ये कोयल ऐसे टिल्ट हुई, तो क्या एंगल परपेंडिकुलर है दोनों के बीच का? ये जो मार्कर है ना, मार्कर क्या है? फोर्स, ठीक। अब डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर है इसके? क्या इसका एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा? नहीं दे पाएगा, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। किसके व्यू से? टॉप व्यू बना करके। तो इस कॉइल का हम क्या बना लेते हैं? टॉप व्यू बना लेते हैं। तो इस कॉइल को क्या करो? पलट दो ऐसे। ये कॉइल ऐसे रखी थी, पलट दो ऐसे। अब ये कॉइल ऐसे है ना स्टार्टिंग में, अभी ऐसे टिल्ट हो गई हल्की सी, तो एंगल हुआ ना, देखो मान लो फोर्स ऐसे लग रहा था ये वाला, अभी टिल्ट हो, तो क्या परपेंडिकुलर है? नहीं ना, अब तो देखो एंगल चेंज हुआ, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। तो कितना एंगल है ये देखना है अब हमें, मतलब एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी ये देखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी ये हमें देखना है। चलो भाई, अब ये थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? ये तो परपेंडिकुलर ही है, देखो सीधी सी बात है, ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है। 90 डिग्री है, ये कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना रख देंगे? थीटा इक्वल टू 90। तो कुल मिला के फोर्स क्या हो जाएगा? एफ ए बी इक्वल टू एफ सी डी इक्वल टू एन आई बी एल। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? ये फर्स्ट हो गई, एन आई बी एल। अच्छा, अब इसका टॉप व्यू बना लो जरा, टिल्ट किसका? कॉइल का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रहा, ये गया। अब हमने क्या पकड़ा? सिरे पकड़े, कैसे बना दिया। ये कौन सा पोज? बी, और ये कौन सा? एस सी। देखो ऊपर बी और सी है ना, ये पकड़ा। तो इस पे कैसा फोर्स लग रहा था? अंदर की तरफ को, अंदर मतलब पीछे को, मतलब कुछ इस तरह से। कितना फोर्स है? एफ बी सी। और इस पे कितना फोर्स लगेगा? नहीं, एफ ए बी। और इस पे कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ को? कितना है? एफ सी डी। इस पे लगेगा एफ सी डी, है ना। कॉइल को मतलब ये ऐसे थी ना, ऐसे कर दिया, तो तुम्हें ये हिस्सा तो दिखेगा ऊपर वाली साइड, ये बी ये सी, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? कॉइल की ब्रेथ है बी, ये तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती ना। कब होती परपेंडिकुलर? जब कॉइल इस पोजीशन में होती है ऐसे, तब तो। लेकिन कॉइल टिल्ट हो गई, तो परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस तो नहीं है, खैर इतना तो पता है हमें।
अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है। तो कर दो भाई, ये ऐसे ऐसे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते, लैडर वाले क्वेश्चन खूब के होंगे मैकेनिक्स में, है ना, वही है ये। तो ये 90 डिग्री हुआ, ठीक, कितना एंगल टिल्ट हुआ, मान लो थीटा एंगल हुआ, मान लो कितना एंगल टिल्ट हुआ, थीटा एंगल। चलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये ओसी, तो ओसी कैलकुलेट कर लो, 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओसी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है बीसी, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू ओसी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बी से कितना है बी, तो कितना हो जाएगा ओसी, ओसी हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हुआ भाई। अब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई और ये क्या मिला, फोर्स मिला। तो टॉर्क निकालने का तरीका तुम जानते हो ना, क्या होता है टॉर्क, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, फोर्स से रोटेशनल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। रोटेशनल एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अबाउट लूप रोटेट करेगी, जिस एक्सिस के अबाउट कॉइल रोटेट करेगी। चलो भाई, तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टॉर्क ऑन ए कॉइल, तो मिटाना पड़ेगा भाई, बोर्ड छोटा पड़ जाता है शायद ही, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा बोर्ड है। क्या लिखेंगे यहाँ, टॉर्क ऑन ए कॉइल, टॉर्क ऑन ए कॉइल, तो कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू, देखो चाहे ये फोर्स ले लो, ये फोर्स भी से घुमाएगा, ये फोर्स भी से घुमाएगा, या तो कपल के कॉन्सेप्ट से कर लो। कपल क्या होता है, एक फोर्स इंटू ईदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर क्या करो हाफ हाफ, हाफ हाफ तो छोड़ दो, ऐसे रहने दो। टॉर्क क्या होगा, ईदर फोर्स, कोई एक फोर्स ले लो, ईदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो भाई, तो कोई से एक फोर्स ले लो, कौन सा ले, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है ना, इसलिए कोई एक फोर्स लेना पड़ा, अलग अलग होते तो नेट निकालना पड़ता है इनका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन आई बी एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओसी, ओसी कितना है बी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के एन आई बी साइन थीटा इंटू एल बी। सिंस एल इंटू बी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ कॉइल, तो क्या मिल जाएगा हमें, एन आई ए बी साइन थीटा। अब हमें पता है एक चीज होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्या है सर, ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होते तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सर्कुलर कॉइल की तरह, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था ना, पी इक्वल टू क्यू इंटू 12, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल होता है एम इंटू 12, और उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला होता है एन आई ए। ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन मत लो, सब समझा दूंगा, फिलहाल तुम समझो इसे। क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एम कैपिटल एम से डाल रहे, स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है एन आई ए, तो रख दो भाई एन आई ए की जगह, ये क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये टॉ आया। अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख लो, ये तो आ चुका, क्या आया, चाहे टॉर्क आ चुका, वेक्टर फॉर्म लिख दो, तो वेक्टर टॉर्क वेक्टर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, ये तो पता ही है तुम लोगों को। तो ये निकल के आया भाई टॉर्क ऑन ए कॉइल, क्या निकल के आया, टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इतनी बात तो पता चल गई कि टॉर्क जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल पे लगने वाला, वो होता है एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो। भाई ये टॉर्क की एक चीज़ है, क्या टॉर्क एक क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है ना, रोटेशन प्रोवाइड कराता है। तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, जरा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस किस केस में होगी, एंगल पर डिपेंड करेगी। तो लिखेंगे केस वन क्या, इफ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 1 और थीटा क्या हो जाए 90, देन क्या हो जाएगा टॉ मैक्सिमम, तब टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा, जो कि होगा m इंटू बी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो 1 लिख दी ना। और केस टू क्या होगा मिनिमम, इफ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए -1, देन क्या हो जाएगा टॉ मिनिमम, टॉर्क मिनिमम मिलेगा, वो कितना मिलेगा -mb, सिंपल सी बात है। और 0 कब मिलेगा, केस थ्री क्या, इफ साइन थीटा क्या हो जाए, साइन थीटा 0 कब होगा, और थीटा 0 हो जाए तो टॉर्क क्या मिलेगा 0, तब टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है बच्चों, क्या कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा और 0 कब होगा, ये चीज़ यूज होगी गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें थी हमारी कि जब किसी कॉइल को
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा उतार दो फिर, ठीक से उतार दो सब। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, देखो भाई अब क्या पढ़ेंगे, बार बार चेक करना पड़ता है कहीं वीडियो ना कट जाए, है ना। अब हम पढ़ेंगे अपना मेन टॉपिक, जो इस लेक्चर का मेन टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखो भाई क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बला है सर जी ये? तो भाई ये क्या चीज़ है, एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। अच्छा एमीटर, वोल्ट मीटर नाम तो सुने हैं ना 10th क्लास में, सुने नहीं हो तो अब सुन लो। एक एमीटर होता था, एक वोल्ट मीटर होता था। एमीटर का काम होता था कि वो करंट को मेजर कर ले और वोल्ट मीटर का काम होता था कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर ले। अब क्वेश्चन था कि भाई करंट किसी सर्किट में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मान लो करंट मेजर करनी, वो बात तो अलग हो गई, किसी सर्किट में करंट है भी या नहीं, मेजर तो तब होगी जब करंट हो। तो ये पता लग, क्योंकि देख कर तो नहीं बता सकते ना किसी वायर में कि करंट है या नहीं। ये बता दोगे कि सर इस वायर में करंट है और इस वायर में करंट नहीं है, दिखाई थोड़ी नहीं देगी, इलेक्ट्रॉनों का मोशन ही तो है भाई, कैसे देख लोगे? तो मतलब क्या है, मतलब ये कि किसी वायर में पता लगाना है कि करंट है या नहीं, उसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं, क्योंकि स्मॉल करंट को भी एकदम से डिटेक्ट कर लेता है, लार्ज करंट को डिटेक्ट नहीं करता। समझ लेना बात, क्योंकि वरना लार्ज करंट एकदम जाएगी, वो एकदम ज़्यादा टॉर्क बनेगा, उससे टूट सकती है उसकी। हालांकि पढ़ेंगे हम, डिफ्लेक्शन बहुत हाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर होता सेम एमीटर की तरह है। लैब में एमीटर रखे होते हैं ना, होता सेम एमीटर की तरह है, बस एमीटर पे ए लिखा होता है, गैल्वेनोमीटर पे जी लिखा होता है। अच्छा तो हुआ क्या है, एक इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। अच्छा तो क्या सर ये मेज़र भी कर सकता है करंट को? देखो नॉर्मल वे में तो मेज़र नहीं कर सकता, नॉर्मल वे में मेज़र नहीं कर सकता, लेकिन अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दे तो ज़रूरी है मेज़र कर सकता है करंट को। करंट के साथ साथ वोल्टेज तक को मेज़र कर लेगा भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस तक को मेज़र कर लेगा अगर हम इसके अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर दें। जैसे अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट, छोटा सा रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ दे, शंट मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस, तो वो एमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? एमीटर। वाह 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 वाह। और वैसे ही अगर हम वोल्ट मीटर के सीरीज में हाई रजिस्टर जोड़ दे, वोल्ट मीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हाई रजिस्टर जोड़ दे तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। वाह 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 वाह। तो भैया एमीटर और वोल्ट मीटर भी, एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह भी बिहेव कर सकता है, वर्क कर सकता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पास केवल गैल्वेनोमीटर है और तुम्हें तीनों चीज़ें मेजर करनी है तो तुम कर सकते हो, जबकि अगर तुम्हारे पास एमीटर है तो तुम केवल करंट को ही मेजर कर पाओगे और वोल्ट मीटर है तो केवल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को ही, है ना। तो है ना कमाल की चीज़। तो इस कमाल की चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फर्क करती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई तो क्या लिखते हैं, इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस which is used to detect small current in the circuit। चलो भाई स्मॉल करंट करती है तो क्या क्या पढ़ना है? एक प्रिंसिपल पढ़ना है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दो कंस्ट्रक्शन क्या है। तीन थ्योरी। चार डेरिवेशन। 5 सेंसिटिविटी। 6 एक्यूरेसी। 7 ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तभी जा करके गैल्वेनोमीटर पूरा होगा। उसके बाद 8वां नंबर तो भूल गए क्या, न्यूमेरिकल्स, है ना, वो तो मेन पार्ट है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की कि कैसे बना है ये, कैसे बना है। कंस्ट्रक्शन की बात करें। अच्छा जी, निर्माण कैसे हुआ है। तो देखो मैं वैसे व्यू बनाता हूँ कैसे होता है गैल्वेनोमीटर, कुछ ऐसा होता है देखने में। ये भैया गैल्वेनोमीटर है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे लगे होते हैं क्या, यहाँ पे लगी होती है स्केल, यहाँ पे क्या लगी होती है, स्केल।
ऐसे स्केल लगी होती है यहाँ, और यहाँ क्या होता है, स्केल को कौन बताएगा, नीडल बताएगी। तो यहाँ नीडल लगी होती है, ये ऐसे, यहाँ पे एक नीडल होती है। ये पॉइंट होता है ज़ीरो डिफ्लेक्शन का। यहाँ पे लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन और यहाँ पे राइट साइड डिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ लिखा होता है 5 और नीचे क्या होता है 10, ऐसे यहाँ 5, यहाँ क्या होता है 10, और यहाँ पे 2 इसके टर्मिनल होते हैं जिसमें हम वायर कनेक्ट करते हैं। ये 2 क्या होते हैं, टर्मिनल जिसमें हम वायर कनेक्ट करते हैं। ये तो था भाई इसका सिंपली देखने में, जो तुम्हें लैब में रखा हुआ मिलेगा। और यहाँ लिखा होता है जी, और ये स्मॉल करंट मेजर करता है। तो करंट की वैल्यू कैसे होती है, माइक्रो एम्पियर में आती है। मेनली किस में आती है, माइक्रो एम्पियर में। तो ये तो ओवरव्यू है इसका। जब तुम लैब में जाकर के देखोगे तो ऐसा दिखेगा गैल्वेनोमीटर। अब इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ो, ये केस हटा दो इसका। जब केस हटाएंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो ज़रा यहाँ कैसा देखने को मिलेगा कि गैल्वेनोमीटर में 2 मैग्नेट रखी है। अच्छा मैं यहाँ बना दूँ, चलो इसे। गैल्वेनोमीटर में क्या रखी है, 2 मैग्नेट रखी है, कुछ ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे, ये यहाँ, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हुआ, और यहाँ पे क्या होगा इसका, साउथ पोल। ये यहाँ पे, ये हुआ इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ पे क्या रखा होता है, एक रखा होता है सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर। क्या रखा होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर। सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराने के लिए। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराने के लिए, वो भी रेडियली। बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। तो हमने क्या काम किया, यहाँ क्या लगाया, सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंडर। क्या, सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंडर। अच्छा सर, हमने हार्ड आयरन कोर क्यों नहीं ली। हाँ देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है, हम सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों ले रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। हम हार्ड आयरन मतलब स्टील जैसी चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे। देखो पहली बात, ये इसमें सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, वो बात अलग है। हम सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ पहले। देखो सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है एकदम से डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब अगर तुम इसमें करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट हटाते ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, कभी मैग्नेटाइज कभी डीमैग्नेटाइज, वहीं का वहीं रहेगा सब कुछ। भाई अगर मैं यहाँ स्टील यूज कर दूँ तो क्या होगा, अगर स्टील एक बार मैग्नेटाइज हुआ तो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट बन जाएगी। तो डिफ्लेक्शन रॉन्ग मिलेगा। जो डिफ्लेक्शन जो मेजरमेंट होगी ना करंट की, वो रॉन्ग मिलेगी। मान लो हमें पता लगानी थी कि भाई सर्किट में 5 माइक्रो एम्पेयर की करंट थी, क्योंकि 5 एम्पेयर तक ये गया और फिर वापस चला गया सुई। तो अगर ये भी मैग्नेट बन जाती तो 5 की जगह 2 भी दे सकता था या 10 भी दे सकता था, गलत रीडिंग देता, ठीक है। तो इसलिए हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ की है। अब ये सिलेंडर है भाई, ये रखा सिलेंडर। अच्छा, अब इस सिलेंडर को क्या कर दिया, रैप कर दिया। किससे, एक इस कवच, इसके ऊपर एक कवच बना दिया। कौन सा कवच, जो श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने अर्जुन से मांगे थे, कवच और कुंडल, तो वो कवच बना दिया है। कवच मतलब एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कवच बना दिया, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब ये किसी से टच ना हो, ये आयरन कोर से कोई टच ना हो, ना ही ये मैग्नेटिक से टच हो, कुछ मतलब ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब इस कोर के ऊपर क्या लपेट दिया, इस कोर के ऊपर कॉइल बना दी, वायर लपेटा। मतलब जैसे मान लो ये सिलिंड्रिकल कोर, इस कोर को कवच बनाया रेक्टेंगुलर, ऐसे 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 ऐसे, अब उसके ऊपर वायर लपेटना स्टार्ट कर दिया। यही तो कॉइल बनेगी, ऐसे हम वायर लपेटना स्टार्ट कर देंगे, वही तो टॉर्क पैदा करेगी। वही कॉइल इन्हें मूविंग कॉइल, वो क्या कॉइल इन्हें टॉर्क, वो टॉर्क इन्हें कॉइल, वही वाला हिसाब। तो क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। चलो भाई, तो इस पर कॉइल लपेटना स्टार्ट कर दो। तो ये अब कई सारे फेरे लेंगे, टर्न तो कई सारे हैं, लेकिन मैं कई सारे नहीं बना सकता ना, कुछ ही बना देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम समझ जाओ, समझदारो समझ जाओ। क्या है ये सर, ये बुक जैसा लग रहा है। हाँ लग तो रहा है लेकिन है नहीं। चलो भाई, अब हमने क्या काम किया, ये जो है प्लास्टिक का रैप, इसको मतलब कॉइल, इस कॉइल के ऊपर एक स्प्रिंग है। कैसे स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग यहाँ, ठीक, एक स्प्रिंग यहाँ है यहाँ, ठीक है। एक्चुअल में देखने में कैसा होता है स्प्रिंग, ऐसा होता है, देखो स्पाइरल शेप का, ऐसा ये स्प्रिंग है ना। लेकिन इसका अगर मैं ये ऐसे रखा है, सीधा खड़ा कर दूंगा तो ऐसे दिखाई देगा ना, स्प्रिंग तो यही होता है। अच्छा, हेयर स्प्रिंग का क्या काम है, देखो हेयर स्प्रिंग बहुत पतला स्प्रिंग होता है, और स्प्रिंग का काम क्या होता है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना, एक टॉर्जनल एनर्जी स्टोर करना।
पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर करता है स्प्रिंग? जब इसको ऊपर कोई चीज ऐसे दबा देते हैं, तो क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम इस स्प्रिंग को क्या करेंगे? ऐठ दे, है ना, अगर हम स्प्रिंग को क्या कर दे? ट्विस्ट कर दे, तो ट्विस्ट करते इसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप हो जाती है? टॉर्जनल एनर्जी। और वो क्या पैदा करती है? टॉर्जन पैदा करती है। टॉर्जन क्या होता है? टॉर्जन क्या होता है? ट्विस्ट पर डिग्री इज कॉल्ड ए टॉर्जन। एक डिग्री में कोई स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ वो उसका क्या कहलाता है? टॉर्जन। समझ में आई? ट्विस्ट पर डिग्री इज कॉल्ड टॉर्जन। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियर में बहुत डिटेल में बताया गया है। इस टाइम तो मटेरियल नाम की एक बुक होती है, उसमें अच्छे से समझाते हैं ये चीज़ें, लेकिन तुम्हारे मतलब की चीज़ें नहीं है। हाँ, कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने गए IIT से या कहीं NIT से तो कोई बात ही नहीं। हमने तो पढ़ा है भाई सब कुछ ही, हम भी तो मैकेनिकल इंजीनियर है ना। ठीक है, चलो सर चलो भाई, तो अब क्या करते हैं? ये ऐसे और ये ऐसे। चलो, ये तो सिलेंडर था। अब होना क्या था? अब जो नीडल है वो नीडल पीछे को, देखो ये जो व्यू है ना, इसमें जब हमने उखाड़ा तो देखो नीडल आ गया, ये जो नीडल है आगे आ रही है। सिलेंडर सेटअप वेटअप इसके साथ पीछे रखा है, ये वाला जो सेटअप है इसके पीछे रखा है। और नीडल किस में जुड़ी है? इस स्प्रिंग से जुड़ी है और पीछे की तरफ को ऐसे पीछे। अब ऐसे दिखा नहीं सकता ना मैं, कैसे दिखेगी नीडल? जब मैं इसे पलट दूंगा, मान लो ऐसे रखी कोयल और नीडल ऐसे लगी हुई, ऐसे लगी है नीडल, देख रहे हो ना? टिंग टिंग टिंग। नीडल कैसे लगी है? अगर ये सेटअप ऐसे है, ये मान लो सिलिंड्रिकल कोर है, उसके ऊपर कोयल लपेट दी हमने तो, और ये स्प्रिंग यहाँ है और एक स्प्रिंग नीचे है, मेरा हाथ ये स्प्रिंग है, देखो ट्विस्ट नहीं, ये तो स्प्रिंग की तरह वर्क कर रहा है। तो कहाँ पे लगा है? नीडल ये है, ये नीडल है, ये मार्कर मेरा नीडल है। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे पलट दूँ तो क्या देखो? नीडल ऊपर और ये चीज़ पीछे। इसे बोलेंगे टॉप व्यू। इसे क्या बोलेंगे? टॉप व्यू। चलो वो भी बनाएंगे अभी, देखो जरा फिलहाल यहाँ। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से 2 वायर निकाल दिए। ये वाले वायर कहाँ लपटे जाएंगे? ये वायर कौन से? ये वाले टर्मिनल है, ये जो है यही टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अच्छा सर, अब क्या होना है? देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल कॉइल है, सिंपल सी बात है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुई, इस कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो हुई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ टू साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है? नॉर्थ टू साउथ। अब जैसे इसमें करंट होगी, क्या होगी? कॉइल टिल्ट होगी। सिंपल सी बात है, क्या होगी? कॉइल टिल्ट होगी। अच्छा चलो भाई, ये कंस्ट्रक्शन की बात है। प्रिंसिपल क्या? पहले प्रिंसिपल तो लिख लिया, प्रिंसिपल निकल गया, प्रिंसिपल लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद समझते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा? अभी पढ़ा है ना प्रिंसिपल, अभी पढ़ा तो है क्या? व्हेन ए कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। सीधी सी बात, अभी तो पढ़ा है कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है सर जी? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो वही टॉर्क है। देखो ये तो प्रिंसिपल था। कंस्ट्रक्शन लिख दो, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लो भाई। चलो कंस्ट्रक्शन चलो भाई, देखो भैया यहाँ अब कंस्ट्रक्शन की बात है। तो ये कॉइल है, जैसे इसमें करंट फ्लो हुई तो कॉइल क्या होगी? ऐसे टिंग टिंग टिंग। क्यों है ऐसा? ऐसे ही क्यों नहीं हो गई? या ऐसे ही क्यों नहीं हो गई? ऐसे क्यों हो रही है? झटका क्यों मार रही है ना? मान लो कॉइल रखी है, अभी कॉइल देख लो चेहरा अपने इसमें। चलो भाई, ये शीशा है, अपने चेहरे के लिए रख रखा है। चलो भाई, ये कॉइल है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे ही क्यों नहीं हो जाती? या एक बार जब टॉर्क लगा, जब इस पर टॉर्क लगा तो टॉर्क तो ऐसे ले जाएगा ना, ऐसे तो वहीं हो जानी चाहिए नहीं, फिर ऐसे क्यों हो जाती है? ये स्प्रिंग इसलिए ही तो लगाए हैं। ये स्प्रिंग किस लिए लगाए हैं? इसलिए लगाए हैं कि जब ये कॉइल अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक घूम जाती है, जब ये कॉइल अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक टर्न हो जाती है, अगर उससे ज़्यादा टर्न हो गई तो सुई के टूटने का खतरा होता है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई तो सुई के टूटने का खतरा होता है। तो जैसे ये कॉइल क्या होगी? अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक टर्न हो जाएगी, तो नीचे जो रखा है स्प्रिंग, वो क्या करेगा? उसके अंदर क्या ट्विस्ट डेवलप हुआ? टॉर्जनल ट्विस्ट डेवलप हो गया, टॉर्जनल एनर्जी आ गई ना उसके अंदर। क्या होती है टॉर्जनल एनर्जी? 1/2 टी थीटा, टी टेंशन, थीटा एंगल, वो बात की बात है। तो जब ये जैसे ही ट्विस्ट हुई तो नीचे क्या डेवलप हो गई? टॉर्जनल एनर्जी। अब वो टॉर्जनल एनर्जी क्या करेगी? अपनी स्टेबिलिटी पोजीशन माना चाहेगा, क्योंकि स्प्रिंग तो अपनी उसी पोजीशन माना चाहेगा ना जिस पोजीशन में पहले था। तो जैसे ये यहाँ तक घूमी, मैक्सिमम पोजीशन तक घूमी, जब तक स्प्रिंग को झेलना था झेल लिया कि बेटे कर ले, स्प्रिंग करा कि बेटा अभी तो कर ले, मार ले, कोई दिक्कत नहीं। जब मुझे गुस्सा आएगा ना हल्के की तरह, जब तक हल्के पिटता था तो पिटता था, और जब गुस्सा आता तो खतरनाक बन जाता था, तब वही हिसाब है। अभी तक तो देखो स्प्रिंग कर रहा है, अभी तक कॉइल घूम रही है, स्प्रिंग झेल रहा है कि चल बेटे घूम ले, कोई नहीं, घूमता रहे कोई नहीं, घूमता रहे। अब यहाँ आगे स्प्रिंग को गुस्सा, बस अति हो गई, अब लिमिट पार कर दी तूने, और स्प्रिंग ने कहा वहीं ले आया, स्प्रिंग वापस वहीं ले आएगा। जैसे ही ये कॉइल घूमेगी ऐसे, और स्प्रिंग अपना फोर्स लगा के जब एक मैक्सिमम लिमिट तक, अब स्प्रिंग बहुत शांत है, इसकी लिमिट हर बार देखेगी,
है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई हल्का से एकदम मार दिया, नहीं, पहले जाएगा मैक्सिमम जहाँ तक भी जाना होगा, तब स्प्रिंग में अपनी टॉर्जनल एनर्जी डेवलप होगी, तब स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पर ले आएगा। तो स्प्रिंग का काम क्या है, इससे अपनी इनिशियल पोजीशन पर ले आना। टॉर्क का काम क्या है, इसे टिल्ट कराना, किसे, कॉइल को, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब अचीव होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन तब अचीव होगी जब टॉर्क, वो क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगा, ठीक है ना। क्या, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सा है, जो कॉइल पे लग रहा, रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सा, जो स्प्रिंग लगा रहा, कॉइल स्प्रिंग, मतलब ये लगाया कॉइल ने लगाया कौन सा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, स्प्रिंग ने रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, है ना। तो ये जब ही होगा, तो मतलब सुई हमेशा बीच में रहनी है, जैसे ही करंट गई हिली एकदम ऐसे 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 झटका लेती है ना, तो ऐसे ही हिलती है कॉइल। तो अच्छा, तो यहाँ टॉर्क कितना लगना है पता है ना तुम लोगों को। अब एक बात तो बताओ, एक बात बताओ, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस गैल्वेनोमीटर से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इसके अंदर करंट जाए, अगर इसके अंदर करंट जाए तभी तो सुई हिले, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमें क्या लेना भाई, हमें क्या देखना है, करंट डिटेक्ट करनी है किसी सर्किट में। तो क्या होना चाहिए, जैसे करंट जाए सुई हिले तो हमें पता चलेगा कि करंट डिटेक्ट हुई। तो मतलब जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आना चाहिए, डिफ्लेक्शन, किसके प्रोपोर्शनल, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल। डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन एंगल के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, डिफ्लेक्शन एंगल के प्रोपोर्शनल, जिसे क्या कहते हैं, फाई कह दो, डिफ्लेक्शन एंगल को क्या कह दो, फाई कह दो, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एंगल के प्रोपोर्शनल आ जानी चाहिए ये करंट, तब तो बात ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी ना। फिर कैसे लीनियर प्रोपोर्शनलिटी कैसे मिलेगी, हमें क्या चाहिए, लीनियरली प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए। चलो भाई, तो यही करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लीनियरली प्रोपोर्शनैलिटी अचीव होगी। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन किस किस से चीज़ है भाई, कंस्ट्रक्शन में क्या है, देयर आर टू परमानेंट मैग्नेट एंड देयर इज ए सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन बिटवीन द मैग्नेट, then there is a case on which a coil is wound and there is a two hair type spring which gives the restoring torque which provide restoring torque to the coil। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई है भाई, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात थी। अब किसकी बात चलती है, अब किसकी बात चलती है, थ्योरी की। अब किसकी बात चलती है बच्चों, थ्योरी की। तो थ्योरी के लिए तो मिटा दूँ, अब देखो थ्योरी के लिए क्या करते हैं, देख लो अब जरा, थ्योरी के लिए देख लो जरा अच्छे से, है ना। हमारा मेन मकसद क्या प्रूफ करना है, आई, यहाँ लिख दूँ मैं, हमारा मेन मकसद प्रूव करना है आई प्रोपोर्शनल टू फाई, लीनियर स्केल चाहिए हमें, तभी तो जितनी करंट फ्लो उतना डिफ्लेक्शन मिलेगा। चलो भाई यही प्रूव करके देखते हैं कैसे मिलेगा। अच्छा साहब, अब एक बात तो बताओ, जब ये कॉइल घूमेगी, वही कॉइल वाला, अब मैं फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं है, कॉइल की कॉइल ऐसे है, मान लो ये रखी कॉइल, ये रखी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल, यार ये ऐसे रखी थी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट्स। आई करंट यहाँ से गई, आई यहाँ से, ये आई यहाँ से और ये आई यहाँ से, तो यहाँ से घूमेगी ना, ये हल्के से क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो टॉर्क ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे 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 ऐसे, अब ये ए बी सी डी, एक फोर्स लगेगा इसके अंदर की तरफ को, एक फोर्स लगेगा इस पर बाहर की तरफ को, एन नंबर ऑफ टर्न्स इस पे है। चलो भाई, तो क्या होता है, देखो हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं, टॉर्क। तो अब एक बात बताओ, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क ऑन ए कॉइल, टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा, टॉ इज इक्वल टू आई एन आई बी एल साइन थीटा, यही होता है भाई, यही होता है, क्या बताओ जल्दी, टॉर्क नहीं तो फोर्स है, एफ इक्वल टू एन आई बी एल साइन थीटा, एन बी ए, ये तो है, ये है एन आई बी ए साइन थीटा, ये टॉर्क होता है। कैसा आया था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी पीछे निकाला तो था, इसलिए मैंने वो डेरिवेशन करा है। डायरेक्ट टॉर्क आएगा एन इक्वल टॉ इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। एन आई ए को क्या रख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट रखा था हमने वहाँ, यहाँ मत रखो, यहाँ वही रहने दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट सबका खेल है ना यहाँ। चलो, तो टॉ इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, ये टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जितना डिफ्लेक्ट होगी, जिस टॉर्क से कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। अब काम है रिस्टोरिंग टॉर्क का, अब किसका काम है, रिस्टोरिंग टॉर्क का। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना मिलेगा, अब रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब टॉर्जन, रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब टॉर्जन। अब टॉर्जन क्या होता है, ट्विस्ट पर डिग्री, टॉर्जन क्या है, ट्विस्ट पर डिग्री, एक डिग्री में कोई चीज़ कितना ट्विस्ट हो रही है वो उसका क्या होगा, टॉर्जन। तो एक कांस्टेंट चाहिए होगा जो बताएगा कि हाँ भाई ये टॉर्जन कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से ये चीज़ इतनी ट्विस्ट हो रही है। मान लो किसी भी टॉर्जनल स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग का टॉर्जनल कांस्टेंट है के, क्या मान लिया, किसी भी स्प्रिंग का टॉर्जनल कांस्टेंट क्या मान लो, के मान लो।
स्टिफनेस जिसे बोलते हैं, ठीक है। टॉर्जनल स्टिफनेस अलग होती है, लीनियर स्टिफनेस अलग होती है। स्टिफनेस मतलब जब कोई स्प्रिंग लीनियरली कंप्रेस होता है तो उसमें के आता था, जिसे न्यूटन पर मीटर बोलते थे, और यहाँ टॉर्जनल स्प्रिंग ऐसे टिल्ट हो रहा है, ऐसे टिल्ट हो रहा है, एट रैम है ना। तो मान लो टॉर्जनल स्टिफनेस कितनी है, के उसकी, तो 1 डिग्री में कितना हुआ। हम यहाँ बात करते हैं किसकी, टॉर्जनल क्या, रीस्टोरिंग ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क या ट्विस्ट कह दो, टॉर्क या ट्विस्ट, रीस्टोरिंग ट्विस्ट या टॉर्क। कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, मान लो 1 डिग्री घूमने पर कितना, के इंटू 1, के क्या है, टॉर्जनल स्टिफनेस। 2 डिग्री घूमने पर 2 के, 3 डिग्री घूमने पर 3 के, 4 डिग्री घूमने पर 4 के। ये क्या चीज़ है, रीस्टोरिंग, ये क्या है, ट्विस्ट, और ये क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। ऐसे 5 डिग्री घूमने पर कितना हो जाएगा, K5 क्या होगा, K5, सिंपल सी बात है। 5 डिग्री घूमने पर क्या हो जाएगा, K5। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है, टॉ इज इक्वल टू K इंटू 5, स्प्रिंग के केस में K इंटू 5। दोनों को इक्वल रख दो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों टॉर्क इक्वल, मतलब NIBA sin थीटा इक्वल टू K5। करंट चाहिए तो करंट निकाल लो, करंट हो जाएगी I इज इक्वल टू क्या होगा, K5 अपॉन NBA sin थीटा, या क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू K अपॉन NBA, तो ऐसे ही रख दो यहाँ, और क्या बचता है वहाँ, 5 अपॉन साइन थीटा। ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो इक्वल आता है, मतलब कांस्टेंट का साइन आता है तो प्रोपोर्शनल आता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता था, प्रोपोर्शनल 5 अपॉन साइन थीटा। ये मिला भाई हमें 5 अपॉन साइन थीटा। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई। प्रूफ क्या करना चाह रहे थे, प्रूफ क्या हो गया, क्या प्रूफ करना था, I प्रोपोर्शनल टू 5। लीनियर स्केल चाहिए, क्या ये लीनियर स्केल मिल रही है, नहीं, क्योंकि ये एंगल बीच में गड़बड़ कर रहा है भाई, इसने तो बड़ी दिक्कत दे दी, इस एंगल ने क्या कर दिया, दिक्कत दे दी कि I प्रोपोर्शनल टू 5 अपॉन साइन थीटा। ये नहीं होना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, लीनियर स्केल वेरिएशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, लीनियर स्केल वेरिएशन। अब 1 एम्पीयर करंट देने पर ये ट्विस्ट 1 डिग्री घूमा भले ही, लेकिन एंगल तो कुछ और होगा। ये कॉइल का एंगल किस के बीच का एंगल है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड IBL sin थीटा वाला वही एंगल है, देखो वही तो sin थीटा IBL sin थीटा, ठीक है। ये टॉर्क कैसा आया पता है ना, मैंने कॉइल बना तो दिया था ना, बार बार फिर डेरिवेशन कोई कराना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है ना। तो तुम इससे याद रखो, टॉ इक्वल टू NIBA sin थीटा, डायरेक्ट है, ठीक है। चलो भाई, तो I प्रोपोर्शनल टू 5 अपॉन साइन थीटा। अब भैया लीनियर स्केल मिलने रही, अब क्या करें, ये किसके लिए आया है, नॉर्मल कॉइल के लिए। ये जो आया है ना, किस कॉइल के लिए आया है, नॉर्मल कॉइल के लिए। जब नॉर्मल मैग्नेट ऐसे रखी थी, ना ही कॉइल में कोई सिलेंडर रखा था, ना ही कुछ रखा था, तब के केस में ये उस वाली कॉइल के लिए है। क्या था, टॉर्क ऑन ए कॉइल उस वाली कॉइल के लिए है ना। अब हमने क्या काम किया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की बात बताई थी। ये तो जब एक नॉर्मल कॉइल बीच में रखी थी, और उस कॉइल पे 2 हेयर स्प्रिंग लगे हुए थे, तब की बात थी केवल ये। तब क्या हुआ था, तब जैसे कोई ट्विस्ट हुई, कितने टॉर्क से, NIBA sin थीटा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क लगाया किसने, स्प्रिंग ने, कितना, K5। दोनों को इक्वल रखा, आंसर आया I इज इक्वल टू I प्रोपोर्शनल टू 5 अपॉन साइन थीटा, है ना। अब हमें कुछ और जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे साइन थीटा खत्म हो, तभी तो लीनियर स्केल मिलेगी। जिससे साइन थीटा खत्म हो तभी तो लीनियर स्केल मिलेगी। तो बहुत सोचा, साइंटिस्टों ने सोचा, दिमाग लगाया, डेविसन ने दिमाग लगाया, डेविसन ने बनाया था ना पहले, तो डेविसन साहब ने दिमाग लगाया, क्या करे, बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, बड़ी दिक्कत हो रही है। पोस्ट हो गया रिजल्ट के पास, 90% तो पास है, लेकिन ये साइन थीटा कैसे गायब हो, कैसे गया। तो उन्होंने आइडिया लगा, यार एक चीज़ करें, इस मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइम तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा जा रहा है, ऐसे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जा रही है ऐसे भाई, ये ऐसे निकल के ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे निकल, वो ये है, इस वाली कॉइल की बात चल रही है, ये कॉइल नहीं है, ये वाली कॉइल की बात चल रही है, ऐसे जा रही है सीधी। तो यार ये तो दिक्कत है ना, तभी तो एंगल मिल रहा है,
तभी तो साइन थीटा की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि कॉइल जब डिफरेंट पोजीशन पे घूमेगी, जब ये वाली कॉइल, अभी देखो कॉइल के बीच में सिलेंडर नहीं है, ये बात के बाद तो कंस्ट्रक्शन की बात थी, इसे मैं समझा नहीं था, समझा ये रहा था मैं। ये जो फॉर्मूला निकल के आया इसके अकॉर्डिंग निकल के आया, इसके अकॉर्डिंग नहीं निकल के आया, इसके अकॉर्डिंग तो अभी निकाल लेंगे हम। ये जो फॉर्मूला निकल के आया किसके अकॉर्डिंग निकल के आया, इसके अकॉर्डिंग। जब हमने सिलेंडर कॉइल बीच में नहीं रखी थी, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे समझाने के लिए मैंने बना दिया था फिगर, ये है ना। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा यार ये थीटा जो आ रहा है, ये थीटा आता रहेगा कब तक, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल जाती रहेगी ऐसे, है ना, नॉर्थ टू साउथ ऐसे चलती रहेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है, तभी तो आएगा। अब मान लो अभी कॉइल इनिशियल पोजीशन में है, तो कॉइल नीचे लो भाई 0 डिग्री, फिर ऐसा आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे, है ना, चलता रहेगा। तो हर एक पोजीशन पे इस थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। इसको कैसे ओवरकम किया जाए, हम इस थीटा की वैल्यू को 1 कर देनी है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 1 कर दे, साइन थीटा की वैल्यू 1 करने के लिए थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। मतलब ये वाली कॉइल, ये जो कॉइल है, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे, ऐसा कुछ जुगाड़ कर दो, ऐसा कुछ जुगाड़ कर लो कि ये जो कॉइल है ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। तो उन्होंने देखा कि यार अगर मैं एक सिलिंड्रिकल कोर, सॉफ्ट आयरन कोर की एक सिलेंडर रख दूँ बीच में कॉइल के, तो वो सिलेंडर एक तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है सीधी, अपने अंदर संभालेगा। मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे जा रही है, फिर कैसे जाएगी, फिर ऐसे, और सिलेंडर से निकलेगी ऐसे, है ना। मतलब पहले देखो मान लो सिलेंडर है, मान लो ये क्या है, ये सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर रखा है, अभी सिलेंडर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है सीधी सीधी, डू, है ना। अब सिलेंडर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई ऐसे और घूम के ऐसे, ऐसे जाएगी, ऐसे और ऐसे, पहले सिलेंडर से पास होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ऐसा कोई जुगाड़ उन्होंने करा, उन्होंने क्या काम किया, सॉफ्ट आयरन कोर रख दी बीच में भाई। अब सॉफ्ट आयरन कोर रखे, देखो क्या हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर रखते ही कैसा कमाल हुआ देखते हैं, है ना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये तो कमाल है। तो टॉप व्यू बना दो भाई उसको, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जब बनाया तो क्या मिला, देखो ये तो मैग्नेट थे वे दो, ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। ये सिलेंडर का टॉप व्यू, किसका टॉप व्यू है, सिलेंडर का टॉप व्यू, ठीक है। कॉइल जो लिपटी हुई थी वो ऐसे बाइंड हो गई, ये ऐसे कॉइल लिपेट दी हमने, है ना, ये कॉइल लिपटी हुई है, ये ऐसे कॉइल लिपटी हुई है। अब इस कॉइल पे क्या लगा हुआ था, हेयर स्प्रिंग लगा हुआ था ये। अब यहाँ से एक सुई थी नीडल, ये देखो अब दिखाई देगी नीडल, ये जा रही नीडल, और यहाँ पे स्केल है हमारे पास, ये स्केल, ये ऐसा है कुछ कमाल। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कैसे जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, रेडियल सिलेंडर से तो लगाया साउथ को जाएगी, सिलेंडर से होके, लेकिन हमेशा किससे होके जाएगी, सिलेंडर से होके जाएगी, सिलेंडर से होके जाएगी। चलो भाई, तो ये देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिला। अब देखो इसका कमाल, इसका कमाल, अब ये कॉइल घूम रही है, अब ये कॉइल कैसे भी घूम जाए, ये हजारों करोड़ों मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब ये कॉइल चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, एक ना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पे ओवरलैप जरूर कर जाएगी। और जैसे ही एक ना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पे ओवरलैप करेगी तो फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर। फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। अब चाहे ये वाली कॉइल ऐसे हो जाए तब भी फोर्स ऊपर को, कॉइल ऐसे होगी फोर्स ऐसे, कॉइल ऐसे होगी फोर्स ऐसे, कॉइल ऐसे होगी फोर्स ऐसे, हमेशा एक ना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्व। तो थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। अरे थीटा जब हमेशा देखो ये थीटा कितना हो चुका, एरिया वेक्टर और किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो चुका, 90 डिग्री हो चुका है। और क्या चाहिए, एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया वेक्टर पढ़ा ना फ्लक्स में, गॉस लॉ में क्या पढ़ा था, एरिया उसका वेक्टर बाहर को, तो कॉइल का एरिया वेक्टर बाहर को निकलेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री हो चुका एंगल। तो बस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे क्या, सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन कोर cylinder is provided to achieve radial magnetic field, radial magnetic field, and at least one magnetic field line will be overlap on the coil
ऑन द कॉइल देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका। तो पुट कर दो भैया, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो यहाँ, आई प्रोपोर्शनल टू 5 अपॉन साइन 90। तो क्या मिलेगा, आई प्रोपोर्शनल टू 5। लीनियर स्केल में मिल चुका डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन किस में मिल चुका, लीनियर स्केल में। अब जैसे ही करंट फ्लो की कॉल में टिंग 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 ऐसे बोलेगी, है ना। तो जैसे ही करंट फ्लो हुई, 1 एम्पीयर करंट 1 डिग्री ट्विस्ट, 2 एम्पीयर करंट 2 डिग्री ट्विस्ट, 3 एम्पीयर करंट 3 डिग्री ट्विस्ट, मतलब उसका अकॉर्डिंग। हमेशा ऐसा नहीं कि 1 एम्पीयर में 1 डिग्री, 1 एम्पीयर तो मेजर भी नहीं कर सकता है, माइक्रो एम्पीयर में मेजर करता है करंट। तो आई बात समझ में कि कैसे गैल्वेनोमीटर वर्क करता है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग था ना, मजा आया ना सब कुछ। कंस्ट्रक्शन थ्योरी प्रिंसिपल सारी चीज़ें हमने देख ली। लिखना भी ऐसे ही है। बस सीबीएसई क्या कहती है, सीबीएसई कहती है कि भाई बच्चे को समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज तो अपना आप भी बना के लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि जो लिख रहा है वो पता भी है उसे या एक्चुअल में नहीं। तो यही सीबीएसई के रूल है और यही हम सबको क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। चलो भाई, अब 2-3 टर्मिनोलॉजी आती है इसकी। एक सेंसिटिविटी। क्या होती है सेंसिटिविटी, जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरे दांतों में तेज झंझनाहट के साथ करंट फ्लो होती है, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। देखा है एडवर्टाइज, सेंसोडाइन टूथपेस्ट का एडवर्टाइज देखा है ना सबने वही है सेंसिटिविटी। जब हम तेज ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे दांतों में तेज झंझनाहट के साथ गर्म या ठंडा लगना सेंसिटिविटी कहलाता है। यही तो है। तो ऐसे ही यहाँ कौन सी सेंसिटिविटी आएगी, करंट सेंसिटिविटी, कि करंट कैसे सेंस कर रहा है एकदम से। सेंसिटिविटी, जैसे पानी पीते एकदम झंझनाहट होती है, हमारे दांत एकदम सेंस कर लेते हैं, हमारे टीथ एकदम सेंस कर लेते हैं। ऐसे ये जैसे करंट आएगी कितनी जल्दी सेंस कर पा रहा। सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करंट आई और 5 सेकंड बाद बता रहा है ये हिल के सर्किट में करंट थी भाई, ऐसा नहीं। मतलब कैसा होना चाहिए, टपक 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 ऐसा होना चाहिए। करंट फ्लो एकदम बता गई, जैसे करंट फ्लो एकदम हुई नहीं, जैसे करंट फ्लो एकदम निडल डिफ्लेक्ट हो, वो सेंसिटिविटी है। तो वो पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला चाहिए। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्या होता है सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, कौन सी सेंसिटिविटी है ये, करंट सेंसिटिविटी। कौन सी सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी तो वही तुम्हें पता है, रैपिडनेस ऑफ मेजरमेंट करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। रैपिडनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज बाय द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। लिख दें चलो, sensitivity, the rapidness of current and the rapidness to sense, to measure, to detect or measure current and voltage ये भी सही नहीं होगा भाई, है ना। जरूरी थोड़े सेंसिटिविटी लिख रहे हैं, कोई वोल्टेज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी थोड़ी लिख रहे हैं। द रैपिडनेस टू सेंस एनीथिंग इज कॉल्ड सेंसिटिव। किसी चीज़ को कितनी जल्दी हम सेंस कर पा रहे हैं उसकी क्षमता को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, सेंसिटिविटी। अब गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होता है, देयर आर 2 टाइप इन गैल्वेनोमीटर, फॉर गैल्वेनोमीटर, इन द केस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इन द केस ऑफ गैल्वेनोमीटर देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, 2 टाइप ऑफ सेंसिटिविटी। नंबर फर्स्ट क्या, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होगी भाई, करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, डिफ्लेक्शन। अच्छा अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या आया था वो, आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू एल्फा, वो 5, ये तो आएगा 5, ठीक है। अब क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन ये, करंट ये, तो मतलब 5 अपॉन आई क्या हो जाएगा, 5 अपॉन आई वहाँ जाएगा एन ए बी अपॉन के। तो ये भैया क्या है हमारे पास, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, है ना।
फाई अपॉन आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है एरिया, बी क्या चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड और के क्या चीज़ है टॉर्जनल कांस्टेंट। आई बात समझ में, टॉर्जनल कांस्टेंट। दूसरा क्या होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यही होगा ना, क्या होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। अब फाई अपॉन वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, आई की वैल्यू रख दो यहाँ, आई की वैल्यू क्या रख देंगे फाई अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, फाई अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई अपॉन आई, एक का फाई अपॉन आई एन ए बी अपॉन के इंटू आर। आर क्या चीज़ है रेजिस्टेंस, आर क्या चीज़ है रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, जब वोल्टेज को सेंस करेगा तो क्या बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो ये भैया सेंसिटिविटीज़ थी जिसके कारण हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी गैल्वेनोमीटर कितनी रैपिडिटा से कितनी जल्दी करंट को या वोल्टेज को मेजर या सेंस करता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है या सेंस करता है। तो इसकी सेंसिटिविटीज़ थी। तो लाइट तो जैसे भाग गई, बहुत अच्छा हुआ, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद भागी है। आज बहुत अच्छा साथ दिया लाइट ने हमारा, कोई नहीं, हम अब भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चलो भाई, तो यहाँ तक तो ये बातें ठीक। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट को मेज़र क्यों नहीं कर पाता, खाली अगर हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो मेज़र कर लेगा। तो भाई कैसे करेंगे देखें, चलो भाई देखते हैं क्या देखें कि करंट को मेज़र क्यों नहीं कर, चलो वो बाद में पढ़ेंगे ना, वो कब पढ़ेंगे जब वोल्टमीटर एमीटर पढ़ेंगे, जब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, जब वो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि क्यों नहीं मेजर कर पाता है। किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं हम, और उसके बाद एक्यूरेसी, ये दो चीजें और पढ़ लेते हैं ना। तो क्या द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज की जा सकती है। नंबर वन, इफ क्या इंक्रीज कर दे, क्या इंक्रीज कर दे नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इंक्रीज्ड, एन को इंक्रीज कर दे तब इंक्रीज हो जाएगी। नंबर टू किसको इंक्रीज कर दे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दे तब इंक्रीज हो जाएगी। नंबर थर्ड किसको इंक्रीज कर दे, एरिया को इंक्रीज कर दे तब इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और क्या कर दे, नंबर फोर क्या कर दे भाई, क्या कर दे, इसको कर दे क्या, के को सबसे कम रखे, क्या के स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अभी वो सेंसिटिविटी क्या है यार, अभी बताया तो था डिफ्लेक्शन पर यूनिट, डिफ्लेक्शन फाई पर यूनिट आई इक्वल टू क्या आया था अभी एन ए बी अपॉन के। देखो एन बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बी बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, के घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना। हमारे हाथ में क्या, देखो नंबर ऑफ टर्न्स एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, एरिया एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, बस बढ़ाना घटाना क्या है टॉर्जनल कांस्टेंट। स्प्रिंग ज्यादा टॉर्जनल कांस्टेंट का लगा दोगे तो कम सेंसिटिविटी होगी, स्प्रिंग कम टॉर्जनल कांस्टेंट का लगाओगे तो ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। इसलिए हम हेयर के जैसे स्प्रिंग यूज करते हैं, क्योंकि हेयर के जैसे स्प्रिंग की सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, एकदम वो एकदम टॉर्जनल के एकदम पीछे हो जाता है, उसका टॉर्जनल कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक। तो ये है। और एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी क्या होती है भाई इसकी, एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो क्या है भाई, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ एरर इन करंट। एक्यूरेसी बोलते हो कि करंट में कितनी एरर आ रही है, करंट में कितनी एरर आ रही है ओरिजिनल करंट के रेस्पेक्ट में, उसकी एक्यूरेसी है। मान लो करंट है 5 एम्पेयर, उसमें रह रहा है 5.1 एम्पेयर, तो कितनी एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है 0.1 की, 0.1 में मतलब 0.1 की तो एरर आ रही है। एक्यूरेट कितनी हुई 5 तक की एक्यूरेट हो गई, 0.1 की एरर है, तो ये एक्यूरेसी निकालते हैं उस एरर को अगर हम रिमूव कर दे तो। अगर हम उस एरर को 0.1 की एरर को रिमूव कर देंगे तो क्या मिल जाएगी एक्यूरेसी। तो क्या लिखेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एरर इन करंट टू दी ओरिजिनल करंट, मतलब एक्यूरेसी इक्वल टू 1/i/di, ये होती है 1/i, नहीं di/i, 1/di/i, क्या होती है 1/di/i, ये हमारी क्या है एक्यूरेसी है। बस ज़्यादा लिखना नहीं भाई, ये तो छोटी डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ लिया। एरर इन करंट टू द ओरिजिनल, हाँ तो एरर इन रेसिप्रोकल एरर इन करंट सही तो था यार, मैंने गलती लिख दिया, एरर इन करंट टू द ओरिजिनल करंट, ठीक है। तो ये हमारी एक्यूरेसी आती है। अब क्या करते हैं,
क्वेश्चन करते हैं कुछ, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल लिख देता हूँ पहले मैं, न्यूमेरिकल के बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भाई न्यूमेरिकल लिख दो। अब न्यूमेरिकल बड़े बड़े हैं भाई, याद तो है नहीं मुझे, तो न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, उसके बाद तो मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल, ए रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 × 10⁻⁴। अच्छा मैं इसे पॉज कर दूँ वीडियो। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 60 टर्न्स इज पाइवोटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड। वर्टिकल साइड्स के अबाउट पाइवोटेड है, ठीक है। द कॉइल इज इन द रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 90 गॉस। तो रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है वो कितना 90 गॉस का है। व्हाट इज द टॉर्जनल कांस्टेंट के पूछा है, तो मतलब क्या करना है, देखो हमें क्या क्या, पहले गिवन देख लो, गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है भाई। गिवन है हमें एक तो एरिया, एरिया मतलब ए कितना है 5 × 10⁻⁴। नंबर ऑफ टर्न्स एन कितने हैं 60 टर्न्स। और क्या चीज है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बी कितना है, बी इक्वल टू 90 गॉस। गॉस को कन्वर्ट कर दो टेस्ला में, 90 × 10⁻⁴ टेस्ला, सब जानते हैं। टॉर्जनल कांस्टेंट के बताना है, अगर कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन फाई कितना हो 18 डिग्री हो, कितनी करंट पे, आई इज इक्वल टू 0.2 × 10⁻³ एम्पेयर की करंट पे। वो मिली एम्पेयर से एम्पेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो हम जानते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज इक्वल टू क्या आता था, NBA/K। हमें K निकालना है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा वहां NBAI/5। N की वैल्यू कितनी है 60 पे वैल्यू पुट करनी है। B कितना है 90 × 10⁻⁴। A कितना है 5 × 10⁻⁴। I कितना है करंट 0.2 × 10⁻³ और क्या है ये 18 डिग्री एंगल। डिग्री पे निकाल रहा है तो 18 डिग्री लिखेंगे, है ना। देखो 1 0 ये 1 0 ये, अच्छा 5 30 3 0 हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे तो चाहेगा, देखो ये खत्म, तीनों जीरो से, इससे भी और इसका 0, तो 6 5 30, 3 बचेगा इंटू 9 बचेगा इंटू 10⁻⁸ बचेगा इंटू 0.2 बचेगा। कैलकुलेशन में अपने अकॉर्डिंग करना, तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। 9 कटेगा 2 टाइम्स से, तो 2 करेगा क्या आएगा 1.5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री। ये आएगा भाई हमारे पास क्या, टॉर्जनल कोफिशिएंट, टॉर्जनल कांस्टेंट किसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के हेयर स्प्रिंग का, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस फिर खत्म करें कहानी, उतार दो क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन और करें ढंग का, बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोर्ड में आया हुआ है ना। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए हम तो अलविदा ले लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसमें लिखा है कंपेयर द करंट सेंसिटिविटी, कंपेयर द करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, दोनों की कंपेयर करनी है, करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी की। पहले स्प्रिंग के लिए देखा, पहला गैल्वेनोमीटर है ए, उसके लिए क्या क्या चीज़ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हैं 30, एक गिवन है चीज़ें, एरिया गिवन है हमें 1.5 × 10⁻⁻3, और क्या गिवन है, बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.25 टेस्ला, और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम। ऐसे ही बी एक दूसरा गैल्वेनोमीटर है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें गिवन है, एन इक्वल टू क्या दे रखा है 35, ए इक्वल टू क्या दे रखा है 2 × 10⁻⁻3, बी क्या दे रखा है 0.25, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, और आर कितना है रेजिस्टेंस 30 ओम। तो ये है भाई। अब इसने कहा है टॉर्जनल कांस्टेंट सेम है, दोनों के लिए टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होगा के, मतलब इसके लिए के और इसके लिए भी के, दोनों के लिए सेम होगा। तो क्या करंट सेंसिटिविटी निकालो, लिखेंगे फॉर करंट सेंसिटिविटी तो क्या होगा phi/I, यही होती है करंट सेंसिटिविटी, क्या होगी NBA/K। क्या किसके लिए, पहले वाले गैल्वेनोमीटर के लिए, ये पहले वाले के लिए, पहले ए के लिए है ये, है ना। अपॉन कर दो क्या phi/I का बी दूसरा गैल्वेनोमीटर इक्वल टू आ जाएगा क्या अपॉन NBA/K, किसके लिए, बी वाले गैल्वेनोमीटर के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह दो, इसे कह दो सेंसिटिविटी ए अपॉन सेंसिटिविटी बी इक्वल टू क्या, के से के कट जाएगा क्योंकि के दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी देखो सेम है दोनों के लिए, वैल्यू तो सेम है, तो बात तो वही की वही है। एन अलग है, तो एन के लिए लिखो, ऊपर वाले के लिए क्या लिखेंगे 30 इंटू क्या रहा ए के लिखेंगे 1.5 × 10⁻⁻3। नीचे आ जाओ, एन कितना है 35, एन कितना है 35, और
एरिया कितना है 2 × 10⁻⁻3। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 से कटेगा कितनी बार, 15 बार, है ना। तो आएगा 222.5/35 और इससे कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट दो, कितने बार कटेगा, 5 × 20, 5 × 25 और ये कटे 5 × 7 = 35, 70, फिर 5 से 5 × 45, 5 × 5, 5 × 30, नहीं 5 × 20, ये आया भैया हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का रेशियो या कंपैरिजन। अब यहाँ लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज ए अपॉन वोल्टेज बी, कुछ नहीं करना, बस क्या रह जाएगा, सेम टू सेम रहेगा सब कुछ, क्या रहेगा, सेम टू सेम, एन सब कट कटा के जो भी बचेगा मैं बता, एन ए आर 2 मतलब आर बी वाला, और नीचे एन ए आर ए वाला, ये वाला ए के लिए था और ये वाला किसके लिए था, बी के लिए। तो लिख दो भाई, इन दोनों की वैल्यू तो निकल के आई है, देखो तुम्हारी क्या आई थी, 9/14 आई है निकल के। रजिस्टेंस रखना है, आर बी कितना है 30 और आर ए कितना है 20, इससे एक काट दो, कितनी बार कटेगा, देखो 9 × 27, 14 दूनी 28, ये हमारे पास क्या आई है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बच्चों ये था हमारे पास मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर और टॉर्क ऑन ए कॉइल, है ना। तो यहाँ तक के लिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया तुम्हें गैल्वेनोमीटर में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए तुम मैं अलविदा लेते हैं, पढ़ते रहना, स्टडी करते रहना। थैंक यू।